कोमल और निशा दोनों की शादी में 3 महीने का अंतर था। दोनों ही गर्भवती थी। घर में दोनों की एक साथ गोद भराई की रस्म के फंक्शन के लिए बात चल रही थी, पर निशा के लिए सास सावित्री देवी का मुंह बन रहा था। देख सावित्री, मैं तो तुझे पहले ही बोल रही हूँ, निशा के बच्चे उसी की तरह काले रंग के पैदा होंगे जैसी वो खुद काली है, वैसी ही उसकी औलादें भी काली ही पैदा होंगी। अब तूने क्या सोचा है? निशा की गोद भराई की रस्म कोमल के साथ ही करने का इरादा है क्या? बिल्कुल नहीं दीदी, मैं उस काली कलूटी की गोद भराई अपनी कोमल बहू के साथ बिल्कुल नहीं करने वाली। बेकार में दुनिया में अपना मजाक थोड़ी बनवाना है। मैं तो कोमल बहू की खूब शानदार गोद भराई की रस्म करूंगी। इसकी तो मैं कमरे में निपटा दूंगी और किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। इसके माँ बाप और भाई आ जाएगा और थोड़ा बहुत जो शगुन करना है वो कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। कोमल तो गोरी है, उसकी तो सब वाहवाही करते हैं। वो तो जैसी खुद सुंदर है वैसी ही सुंदर उसके बच्चे भी पैदा होंगे, गोल मटोल, बिल्कुल सेब जैसे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कोई काम हो तो बता देना। मौसी सास भड़काकर चली गई। काले और गोरे बच्चों के बारे में सोचकर सावित्री देवी का दिमाग खराब हो गया और उसने ठान लिया कि अब तो कोमल की गोद भराई बढ़िया होटल में करेगी और निशा की एक छोटे से कमरे में। गोद भराई की रस्म की तैयारी शुरू हो गई। जब कोमल को पता चला कि उसकी गोद भराई की रस्म के लिए बहुत बड़ा होटल बुक किया गया है तो वो बहुत खुश हुई। थैंक यू माँ जी, आपने मेरी गोद भराई की रस्म के लिए इतना बड़ा होटल बुक किया है। पर माँ जी, आपने निशा की गोद भराई की रस्म मेरे साथ क्यों नहीं रखी? आपने उसकी गोद भराई की रस्म एक दिन बाद क्यों रखी है? वैसे तो हम दोनों साथ में भी कर सकते थे ना। बिल्कुल नहीं, वो कहीं तुम्हारे साथ थोड़ी अच्छी लगेगी बैठी हुई। मैं उसके घर में ही निपटा दूंगी, मैंने सोच लिया है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपनी गोद भराई के फंक्शन की चिंता करो। अच्छे से तैयार होना बहू। वैसे तो तुम पर सब कुछ पहना ओढ़ा अच्छा लगता है। हमारी तो किस्मत फूटी हुई है जो छोटी बहू काले रंग वाली हमारे घर में आ गई। इस पर तो जो मर्जी पहना दो सब इसके काले रंग में छिप जाता है। अभी मौसी सास भी आई थी, वो भी यही बोल रही थी कि बच्चे भी इसी की तरह काले पैदा हो जाएंगे। मुझे तो बस तुमसे ही उम्मीद है कि तुम्हारे बच्चे गोरे चिट्टे पैदा हो जैसे तुम गोरी और सुंदर हो। अपनी सास की बातें सुनकर कोमल बहुत खुश होती है, पर एक तरफ रसोई में खड़ी हुई निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। तभी छोटा बेटा निखिल आ जाता है। मैं समझ गया, आज फिर माँ ने तुम्हें तुम्हारे रंग के लिए ताने दिए ना। आज फैसला होकर ही रहेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता। मुझे तो ये भी पता चला है कि भाभी की गोद भराई रस्म के लिए होटल बुक किया गया और तुम्हारी गोद भराई की रस्म मना कर दी माँ ने। नहीं नहीं, आप गुस्से में मत आओ, ऐसे बात बढ़ जाएगी। घर में खुशी का माहौल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी गोद भराई की रस्म किसी होटल में हो या फिर एक छोटे कमरे में। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक ठाक पैदा हो, इसलिए मैं घर में कोई कलेश नहीं करना चाहती। प्लीज आप भी रहने दो। निखिल जानता था कि निशा को हमेशा उसके काले रंग के लिए सुनना पड़ता है। निखिल ने निशा को उसके नेचर की वजह से पसंद किया था। ये इन दोनों की लव मैरिज थी। कोमल की गोद भराई के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। सब लोग गोद भराई के फंक्शन के लिए होटल में पहुंचते हैं, पर वहाँ कोमल के जेठ जेठानी और सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। निशा भाभी, आप थोड़ी देर बाद फोटो में आ सकते हो, कोमल दीदी के अकेले में फोटो लेनी है। निशा, तुम थोड़ा सा दूर होकर रहो ना, सामने से फोटो ठीक नहीं आ रहा, और अगर तुम बीच में आ गई तो फोटो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं आपके लिए पानी लाई थी भाभी। निशा, तुम्हें क्या जरूरत है भाभी के लिए पानी लाने की? तुम्हें पता है, तुम साफ साफ देख रही हो कि वो तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। अगर तुमने उनकी खातिरदारी करनी है तो मेरे से बात मत करना आज के बाद। देख लिया, फंक्शन के बीच में लड़ाई करवाने के लिए तैयार होकर आई थी तुम। पता भी है जेठानी की गोद भराई की रस्म है, थोड़ा पीछे रहो ताकि लड़ाई ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। पर अपनी काली मनहूस शक्ल लेकर आना जरूर है सामने। सुन लिया, या अभी और इंसल्ट करवानी है? निशा, तुम घर चल रही हो मेरे साथ या नहीं? सुनिए, थोड़ा धीरे बोलिए, सब मेहमान हमें देख रहे हैं। अगर हम ऐसे चले गए तो सब मेहमान बातें बनाएंगे। निखिल गुस्से में चला जाता है, पर निखिल के गुस्से में जाने की वजह से निशा का मन फंक्शन में नहीं लग रहा था। कोमल भी फंक्शन को बहुत एंजॉय कर रही थी, पर अचानक कोमल के पेट में तेज दर्द उठने लगा। अभी 7वें महीने में इस तरह से दर्द उठना देखकर सब घबरा गए। क्या हुआ बहू, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ जी, वो जो बीच में एक बार दर्द उठा था, डॉक्टर ने मुझे डेली की एक मेडिसिन लिख कर दी हुई है जिससे मुझे दर्द नहीं होता, पर आज मैं तैयार होने के चक्कर में वो दवाई लेना भूल गई, शायद इसी वजह से आज पेट में दर्द उठा है। तुम्हें डॉक्टर ने बोला था कि वो दवाई तुम्हें डेली लेनी है। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जिस डॉक्टर से कोमल का इलाज चल रहा था वो डॉक्टर शहर से बाहर गई हुई थी। डॉक्टर नैना क्लिनिक पर नहीं है, वो 4 दिन बाद लौटेंगी। अरे थोड़ा कुछ खा ले बहू, पानी में नींबू मिलाकर पी, शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। नींबू पानी दे दिया है दीदी, नहीं फर्क पड़ा। बच्चे का दर्द है ना, एक काम करो, थोड़ा गर्म पानी लेकर उसकी सिकाई करके देखो। नहीं, मुझे इस दवाई से आराम आता है। सुनिए, आप डॉक्टर से पूछिए कि उस दवाई का मुझे नाम भी नहीं पता, नहीं तो मैं यहाँ मेडिकल से ले लेते। हाँ, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। कोमल का पति डॉक्टर को दोबारा फोन मिलाता है।
डॉक्टर का फोन नहीं मिल रहा था। कोमल को जब दर्द में आराम नहीं आया तो सब लोग उसे घर ले आए। डॉक्टर का फोन मिला या नहीं बहू? तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि वो दवाई कौन सी है? तुमने वो पत्ता कहाँ रखा था दवाई का? मुझे याद ही नहीं, इतना सारा सामान है, कहीं इधर उधर खो गया लगता है। पत्ता, मुझे तो दवाई का नाम बिल्कुल भी याद नहीं और मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है। एक तो वैसे भी इस हालत में बिना डॉक्टर के पूछे हम कोई दवाई नहीं दे सकते, बहू को अस्पताल ही लेकर जाना पड़ेगा। बताओ तो, बेचारी की गोद भराई की रस्म अधूरी रह गई। अभी सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी निशा आ जाती है। उसके हाथ में उसी दवाई का पत्ता था जो कोमल लेती थी। कोमल भाभी, यही दवाई है ना जो आप लेते हो, जो डॉक्टर ने आपको लिखी हुई है? हाँ, यही दवाई है, पर तुम्हें कैसे पता चला इस दवाई के बारे में? वो भाभी, आपको याद है बीच में जब आपकी ये दवाई खत्म हो गई थी, मैं अपनी दवाई लेने के लिए जा रही थी तो मैंने आपकी दवाई की फोटो खींच ली थी। आपने कहा था कि आपका भी दवाई का पत्ता लेते आओ, खत्म हो गया है। मुझे एकदम से याद आया, मैंने फोन में फोटोज देखे तो उसमें दवाई की फोटो मुझे मिल गई थी और मैंने निखिल जी को दवाई की फोटो भेज दी तो वो जल्दी से मेडिकल स्टोर से ले आए। तब तक निखिल भी कमरे में आ जाता है। वो सबकी शक्ल देख रहा था कि देखो, तुम सब निशा का कितना मजाक बनाते हो, उसके काले रंग के लिए उसका कितना अपमान करते हो, पर वो सबकी कितनी परवाह करती है। ये सब बातें निखिल इशारों में ही समझा रहा था। सब बहुत शर्मिंदा होते हैं, खासकर निशा की सास, क्योंकि वो तो निशा की गोद भराई का इंतजाम एक कमरे में करके बैठी थी। अब कोमल की गोद भराई की रस्म भी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन निशा की गोद भराई की रस्म थी, पर एक कमरे में ही इंतजाम था। कोमल ने ही सबको कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ मेरी गोद भराई की रस्म भी निशा के साथ ही हो। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, हम दोनों देवरानी जेठानी इसी कमरे में गोद भराई की रस्म पूरी करेंगे। निशा ने मेरे लिए कल जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। निशा बहुत अच्छी है माँ जी, हमने हमेशा उसके साथ गलत किया है, पर अब आगे मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ हम हमेशा उसके साथ प्यार से रहें, वो हमारी अपनी है। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। अब हम निशा के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मैं अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म भले ही इसे एक कमरे में करूंगी, पर खूब धूमधाम से करूंगी। और फिर उस छोटे से कमरे में दोनों देवरानी जेठानी की गोद भराई की रस्म खूब धूमधाम से होती है। सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी। निशा बहुत खुश थी कि आज उसके लिए सबके मन में बहुत प्यार और सम्मान था। सुबह सुबह पुलिस थाने में फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर कृष्णा ने फोन उठाया। जी बताइए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आगे से हटिए, सब लोग भीड़ को साइड में करो। इस लेडी को एम्बुलेंस में ले चलो। कुछ नाम वगैरह पता चला कि कौन है, कहां से आई है? नहीं सर, बस हमें फोन आया कि यहां पर एक औरत बेहोश पड़ी है, तो मैंने यहां पहुंचकर आपको खबर दी। औरत को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगले दिन सुबह उसे होश आता है। मुझे लगता है आप अब ठीक हैं। आपका नाम क्या है? अपने बारे में बताइए। और लोगों के कहे मुताबिक आपने खुद को गाड़ी के नीचे आकर मारना चाहा, क्या यह सच है? आप जानती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। हाँ, मैंने खुद को मारना चाहा, तो और मैं क्या करती? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे अपनी ससुराल से इस हालत में भागना पड़ा। मेरा नाम कोमल है। आज से 2 साल पहले राजरानी नाम की एक औरत अपने बेटे रमेश का रिश्ता लेकर मेरे बापू के पास आई। देखिए राम प्रकाश जी, मैं जानती हूँ आपके हालात बहुत ही खराब हैं। कर्जे ने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है, इसलिए बोल रही हूँ हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस कोमल हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। मेरे शहर में रहने वाले दोस्त मदन लाल ने जैसा आपके बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव आपका पाया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी कोमल बिटिया को रमेश जैसा पति मिलेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन जी। और फिर मेरी शादी रमेश के साथ हो गई। मेरे बापू ने मुझे बड़ी खुशियों और अरमानों से डोली में विदा किया था। मैं अपनी सास राजरानी और पति रमेश के साथ शहर आ गई, पर मेरी सास और मेरे पति की सच्चाई शायद कुछ और ही थी, जो उन्होंने मुझसे और मेरे बापू से छुपाई थी। माँ जी, आप तो कह रही थी कि आपकी शहर में बहुत बड़ी हवेली है। ये तो एक कमरे का ही मकान दिखाई दे रहा है माँ जी। हमारी हवेली में कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ वक्त के लिए किराए पर रह रहे हैं। अच्छा माँ जी। माँ जी, रमेश नजर नहीं आ रहे? आज सुबह से वो दिखाई नहीं दे रहे। कोमल बहू, हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए रमेश ज्यादातर काम पर ही रहता है।
अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात के वक्त मेरे पति रमेश नशे में चूर आते हैं। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। अरे तुम सो गई बड़ी जल्दी? वैसे नींद में तो मैं भी हूं। अरे ये इतनी शराब पीकर आए हैं, इन्हें तो होश ही नहीं है। पर माँ जी ने तो कहा था कि रमेश शराब को हाथ तक नहीं लगाते। माँ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगली सुबह, माँ जी रमेश शराब पीते हैं, आपने तो कहा था कि रमेश को शराब की लत नहीं है। कल तो शादी करके आई है और आज मेरी बुराइयां गिनाने लगी। रमेश बेटा, बहू से किस तरह से बात कर रहा है? बेचारी डर जाएगी। बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू पागल है क्या? अभी गुस्से से सारा खेल बिगाड़ देता। बड़ी मुश्किल से नई मुर्गी हाथ लगी है, अभी फड़फड़ाने लगती। अब पता नहीं माँ, रात में कुछ ज्यादा हो गई थी, अब से ध्यान रखूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी सास मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती थी कि मेरे बापू से तो मेरी सास ने कहा था कि वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, पर शहर आकर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ जी, आप तो कह रही थी कि हमारी हवेली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हम कब तक अपनी हवेली में रहने जाएंगे? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करूं? रमेश बता रहा था कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें अपनी हवेली बेचनी ना पड़े। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी रहकर बहुत खुश हूँ। आपका प्यार पाकर मैं माँ की कमी भी महसूस नहीं करती। उस दिन रमेश शाम को पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और मुझसे बोले, कोमल, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पिक्चर देखने चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद पहली बार रमेश मुझे घुमाने ले जा रहे थे। मैंने शहर भी अच्छे से नहीं घूमा था। मैं पहली बार ही शहर आई थी, इसलिए किसी को जानती तक नहीं थी। रमेश पान की दुकान से अपने लिए एक सिगरेट खरीदने लगे। मैं उनका सिनेमा हॉल के गेट पर इंतजार कर रही थी कि तभी। फिर क्या हुआ बताइए कोमल जी। हवलदार, इन्हें पीने के लिए पानी दो। छोड़ देगा ये तुम्हें भी? इसने मुझे भी छोड़ दिया है। मैं दर दर भटक रही हूँ। कौन हो तुम और मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? कोमल, पिक्चर शुरू हो जाएगी, मैंने टिकट खरीद लिए हैं। आओ सिनेमा हॉल में चलते हैं। रमेश, वो औरत कौन थी जो शायद मुझे कुछ कहना चाह रही हो? कौन सी औरत? कोमल, तुम नहीं जानती ये शहर है, यहाँ पर हर गली नुक्कड़ में एक मांगने वाला तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और मैं गर्भवती हो गई। ये सुनकर मेरी सास राजरानी बहुत खुश थी। कोमल बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एक प्यारे से बच्चे की दादी बन जाऊंगी। रमेश, तूने सुना? कोमल बहू हमें कितनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। अब से तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, सिर्फ अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखोगी। अब तो मेरी सास राजरानी मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्यार रखने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। एक सुबह मैंने माँ जी से मंदिर जाने के लिए पूछा। माँ जी, मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकली, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर हो आऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं मंदिर के लिए पैदल ही सड़क पर जा रही थी। तभी मुझे वो औरत दोबारा दिखाई दी जो मुझे पिछले दिनों सिनेमा हॉल के बाहर दिखाई दी थी। बस मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौन हो तुम जो बार बार मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रमेश की पत्नी कोमल हो, पर शायद तुम ये नहीं जानती मैं रमेश की पहली पत्नी सुषमा हूँ। पहली पत्नी सुषमा? ये कैसे हो सकता है? रमेश की पत्नी मैं हूँ। मेरे से पहले उनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, मेरे साथ इस फोटो में कौन है। ये कैसे हो सकता है? रमेश ने मेरे से पहले तुमसे शादी की और
अगर वो शादीशुदा थे फिर उन्होंने मेरे से शादी क्यों की? बच्चे के लिए। वो दोनों माँ बेटे गर्भवती बहू का सौदा करते हैं। तुम्हारे से पहले रमेश ने मेरे साथ भी शादी की थी और मैं जब गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। पर वो माँ बेटे मेरे बच्चे को गर्भ में ही बेच चुके थे। उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और मेरे बच्चे को ना जाने किन हाथों में लाखों रुपए में बेच दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की थी। और मैं करती भी क्या? मेरे गरीब माँ बाप तो ये सब सुनकर ही मर जाते। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और यहीं शहर में दुख के दिन काट रही हूं। मुझे राजरानी और रमेश ने धोखा दिया है। मेरे बच्चे को धोखे से लाखों रुपए में उन्होंने अनजान हाथों में बेच दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या नहीं। बस तुम इतना याद रखना, जब राजरानी और रमेश तुम्हें अस्पताल ले जाने लगे तो वहां पर तुम किसी तरह से नींद का इंजेक्शन लगने से अपने आप को रोक लेना। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हें नींद का इंजेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक तो वो तुम्हारा गर्भ बेच भी चुके होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी भी सुषमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कल सुबह जब अस्पताल में मैंने अपने पति और सास को एक डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था, वो लोग मुझे नींद का इंजेक्शन देना चाहते थे। मैं भागकर कहां जाती, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल से भाग निकली। पर ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन आप वहां पर पहुंच गए और मुझे यहां ले आए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आपके पिताजी के पास भेज देंगे, फिर आप उनके पास सुरक्षित रह सकती हैं। बाकी रहा राजरानी और रमेश का सवाल, तो उनको तो हमारी पुलिस की टीम पकड़ ही लेगी और आज शाम तक वो दोनों मां बेटे सलाखों के पीछे होंगे। कोमल अपनी हिम्मत और प्रयास से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लेती है। पुलिस सुषमा का भी बयान लेती है और राजरानी और रमेश को बच्चा बेचने के जुर्म में सजा हो जाती है। भले ही कोमल को अच्छा पति और अच्छी ससुराल नहीं मिल पाई थी, उसे जिंदगी से संघर्ष करना था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने बच्चे को उन दरिंदों से बचा पाई